हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक। अब है लेक्चर नंबर 12 की बारी, जो कि टोटल लेक्चर नंबर 12 है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करवाए थे और सारे के सारे जो ऐसे टॉपिक्स थे जो बच्चों के ऊपर से निकल जाते हैं रेगुलर क्लासेस में से, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ वगैरह, ये सारे टॉपिक्स करे थे जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, कर भी पाते हैं तो फॉर्मुलेज नहीं समझते। तो ये क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉम्प्लेक्स रहने वाले हैं, इतने इजी नहीं होंगे, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से लेक्चर अटेंड करना होगा, बहुत ध्यान से समझनी होगी ये वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगेन लेक्चर्स जो जो इस लेक्चर के अंदर कवर होगा वो आपके सीबीएसई के लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन होंगे, देन सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चन, देन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और आप अब देख लेना क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, हर एक क्वेश्चन का एक अच्छा लेवल होगा। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस यूनिट के लिए, क्योंकि इसके बाद होगा आपके पोटेंशियोमीटर एंड ऑल। उसके केस में कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो उन्हीं में से घूम जाता है आपके पेपर में। इसमें थोड़ा सा जो आज हम करने वाले हैं, आपको अपनी रेंज जो है वाइड करनी पड़ेगी, अपने कंसेप्ट की नॉलेज को थोड़ा, अपनी कंसेप्ट की जो आपकी रेंज है, नॉलेज की रेंज है, उसे थोड़ा वाइड करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हो गया टाइम पास, होगी बातें, टाइम पास भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 2015 के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कहता है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, मैं बना देता हूं, आप लोगों के लिए ग्राफ बना देता हूं मैं। ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, आपके सामने ही है ये। उसमें स्टेटमेंट मिल जाएगी आपको, आपके सामने होगी स्टेटमेंट। तो अब ग्राफ ऐसे कुछ है, इस T1 इट इज T2, ठीक है, एक T1 है और एक T2 है। एक T2 से मुझे कुछ और याद आ जाता है, आप लोगों को भी आ गया होगा, कोई नहीं कोई नहीं। डिस्कस करते हैं आगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो, वी आई ग्राफ फॉर अ मेटालिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। कोई मेटालिक वायर है, उसके लिए वी आई ग्राफ बनाया, मेरे को T2 घूम रहा है बार बार दिमाग में। टेम्परेचर T1 एंड T2 इज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज हायर एंड वाई। सिंपल सा ये बताना है बच्चों कि इन दोनों में से टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है और क्यों। समझे इस चीज को, देखो समझना तो है। अब देखो इसके अंदर क्या है, बेसिकली हमें ये कैसे पता लगेगा। एक चीज क्लियर रखना, जहां करंट ज्यादा वहां रेजिस्टेंस कम, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। टेम्परेचर का लेना देना कैसे है रेजिस्टेंस से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, राइट। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, या कह सकते हो अगर रेजिस्टेंस किसी एरिया में बढ़ रहा है, मतलब आप करंट को जाने नहीं दे रहे हो, तो वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सिंपल सा रिलेशन है, जहां पे भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। रेजिस्ट क्या करना है, रुकावट। खुद सोचो, मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है। अगर आपको आपके पेरेंट्स रोकते हैं कुछ काम करने से, बाहर जाने से, पार्टी शार्टी में जाने से, तो आप गर्म नहीं हो जाते, गुस्सा आता है। सेम केस होता है यहाँ पे भी, वहां पे भी आप फ्लो करना चाहते हो, करंट भी फ्लो करना चाहता है। अगर कोई रेजिस्ट करेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा, यहाँ पे वायर को गुस्सा आता है तो वो गर्म हो जाता है। ऐसे आप लोग होते हो, तो आई थिंक अब ये चीज याद रहेगी आपको, कोई रेजिस्ट करता है तो वो चीज गर्म होती है। तो यहाँ पे भी उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो कैसे, ये हमें इस ग्राफ से कैसे पता लगेगा, ध्यान से समझना। एक कोई पॉइंट ले लो पोटेंशियल का, ठीक है। इस पॉइंट के लिए मैं ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, ध्यान से देखते हैं। एक यहां पे टच कर रही है और एक यहां पे टच कर रही है, मतलब मैंने दोनों केसेस में आपकी जो वायर है, ठीक है, दोनों केसेस में, एक केस में टेम्परेचर, एक केस में टेम्परेचर है, सेम पोटेंशियल प्रोवाइड करा, लेकिन मेरे को करंट डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। एक केस में करंट आपको इतना मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर यहां पे इतना करंट मिल रहा है आपको एक केस में, और एक केस में आपको करंट इतना मिल रहा है। लेट इट बी I1, लेट इट बी I2। सेम पोटेंशियल V के लिए आपको दो डिफरेंट करंट मिल रहे हैं। अब खुद सोचो, सप्लाई सेम लगी हुई है, एक केस में करंट कम, एक केस में करंट ज्यादा। यहां करंट कम है, I1 इज दिस। क्लियर है ये चीज। जब ये करंट कम है तो इसका मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस तो इसका ही ज्यादा होगा, फिर जिसका करंट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा। सिंपल फैक्ट है। अगर इसका रेजिस्टेंस बच्चों ज्यादा है तो टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा,
समझ रहे हो ये चीज? तो यही तो समझाना था मुझे कि जिसका करंट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा आ गया? T1 का। खत्म। इतना समझ गए यहाँ पे? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को ये फैक्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये चीज को आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा करंट किसका ज्यादा है किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए, I2 का। तो हमने देखा फिर इसका तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? R1 का, तो उसके कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ये आपका क्वेश्चन था 2015 का। मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्वेश्चन सिंपल नहीं आते हैं, काफी दिमाग चलाना पड़ता है। ठीक है, एंड वाई भी पूछा विच ऑफ द टी, तो ये वाई का रीजन है बच्चों कि इसके कोरिस्पोंडिंग करंट, ये चीज लिख देना अपने वर्ड्स में, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करनी होगी, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वाई को ऐसे एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है, लेट मी चेक। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। वो कहता है वेरिएबल रेजिस्टर आर है, कैपिटल आर, आपके सामने है क्वेश्चन, is connected across a cell of EMF E and internal resistance small r. Okay, as shown in the figure, आपके सामने फिगर मतलब मैं ही बना रहा हूं बेसिकली। ये बहुत सिंपल सा सर्किट है आपका। ठीक है, अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, ये देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या हुआ है। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ आर। बेसिकली वो बोलता है आपको दो ग्राफ बनाने, एक V वर्सेस R और एक I वर्सेस R। बच्चों अब ये दो ग्राफ आप लोगों को इसके अंदर बनाने होंगे। अब ये दो ग्राफ कैसे बनेंगे आप लोग सोचो इसके बारे में, ये दो ग्राफ कैसे फॉर्म होंगे। इस टाइप के सर्किट के लिए पहले तो इक्वेशन क्या बनती है बच्चों, पोटेंशियल की इक्वेशन क्या बनती है? V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। सिंपल सिंपल डायरेक्ट तो ग्राफ इसका बनेगा नहीं। आपको इसी इक्वेशन में कहीं R तो दिख नहीं रहा, तो क्या करें अब? R आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हमें एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल्स टू IR प्लस R, राइट? सबको पता होगा, ये लास्ट लेक्चर में कर रखा है, देख सकते हो आप लोग। यहां से आप I की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी? E अपॉन R प्लस R। ठीक है, ये I की वैल्यू यहां पुट करो, करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू डू इट अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। E अपॉन सॉरी R अपॉन ये। ठीक है, मैंने स्मॉल r एज इट इज रखा, I की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करोगे? एलसीएम लो। जब आप एलसीएम लोगे, लिख देता हूं, चलो मैं एक स्टेप और, माइनस ER अपॉन R प्लस R। जब आप इसे सॉल्व करोगे एक स्टेप और, ER माइनस ER। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आएगा अभी आगे आपके सामने, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं एक बार इसे जम के बढ़िया से करवा देता हूं। ये बन गया, देखना। तो ER से ER कट गया स्मॉल वाला, हमारे पास अब ये बचा V इज इक्वल्स टू ER अपॉन R प्लस R। आई एम सेइंग दोनों जगह से, मतलब नीचे से डिनोमिनेटर से R कॉमन ले लो, कैपिटल R, तो क्या बचेगा? ER अपॉन यहां से R कॉमन लिया, 1 प्लस स्मॉल r बाय R। ये रिलेशन बचता है आपके पास। इस R से ये R उड़ा दो। अब इस रिलेशन से हमारे को निकालना पड़ेगा। अब समझना कैसे आएगा, ये चीज आप बहुत ध्यान से समझनी होगी आपको, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन से आप ग्राफ ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है। समझेंगे अभी ये चीज, इतने में छोड़ देना इसे, यहीं से करना ज्यादा बेटर रहेगा। V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। एलसीएम वेलसीएम की जरूरत नहीं होगी, मैं एक दो पॉइंट्स लेके समझाऊंगा आपको, बढ़िया से समझ आएगा। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, फिर बताता हूं बना कैसे। देखो इसका ग्राफ बेसिकली ऐसे कुछ बनने वाला है, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। ये कॉरिस्पॉन्डिंग, ये V है, ये आपका R है, ग्राफ V वर्सेस R ही बनाना है। E आपकी मैक्सिमम EMF, ठीक है, इतना तो हमें समझ आता है। अब ये ग्राफ ऐसे गया क्यों, ये चीज समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं। इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, अगर मेरा R0 होता है, R0, R क्या होगा? 0। बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर इसी इक्वेशन में मैं इस R को 0 करता हूं, देखते हैं, अगर ये R0 हुआ
तो v इज इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस r बाई 0। r बाई 0 समथिंग बाई 0 इज इंफिनिटी, पूरा फैक्टर क्या बन गया? इंफिनिटी। अगर ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो गया तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 0। मैंने लिखा e अपॉन इंफिनिटी और फिर v की वैल्यू कितनी आ गई? बेसिकली 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो r0 e0, ऐसे समझाऊंगा ये चीज आप लोगों को, बढ़िया से समझ आएगी। एक और सेकंड केस क्या होगा बच्चों? सेकंड केस, अगर मैं r की वैल्यू ले रहा हूं स्मॉल r के इक्वल, आपका कैपिटल R हो गया स्मॉल r के इक्वल, ये भी समझ लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? लिख देते हैं v इज इक्वल, ऐसे लिखना होगा बच्चों, बोर्ड की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। r अपॉन स्मॉल r हो जाएगा, कितना आ गया? e बाई 2। तो मैं कह रहा हूं जब ये केस बन गया, रेजिस्टेंस 0 था, बढ़ते बढ़ते कहीं किसी पॉइंट पे स्मॉल r के इक्वल आ गया, तो उस टाइम पे v की वैल्यू कितनी आ गई? e बाई 2। मतलब यहां कहीं पॉइंट हो रही है और ये पॉइंट पे आपकी वैल्यू कितनी है? e बाई 2। समझ गए यहां तक? देखो अपने आप वो शेप आती जाएगी। उसके बाद एक केस अगर हम ले r इंफिनिटी, मतलब बढ़ता गया, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, इंफिनिटी का मतलब यही होगा इसमें, ठीक है? क्योंकि v इंफिनिटी मतलब ऊपर जाना, y एक्सिस पे इंफिनिटी मतलब ऊपर, x एक्सिस इंफिनिटी मतलब यहां कहीं भी। r इंफिनिटी रखा इसी एक्सप्रेशन के अंदर, e अपॉन 1 प्लस r बाई इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो 1 रह जाएगा, कहीं आप इसे 0 कर दो, ठीक है? ये 1 रह गया। तो v इक्वल्स टू क्या आ रहा है? e, मतलब v किसको अप्रोच कर रहा है? e को। तो आप देखो जैसे जैसे आगे जाएगा वो धीरे धीरे ऐसे करते 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 वो EMF के बहुत ज्यादा क्लोज चला जाता है। तो ये होता है आपका ग्राफ। यहाँ पे e लिख लो, चलो 1 लिख देता हूं मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों का ये ग्राफ रहता है, ठीक है? कि EMF को अप्रोच करेगा, उससे ज्यादा वैल्यू तो जा ही नहीं सकती। एक e/2 प्लॉट करो, उसके डबल पे e डालो और आगे ऐसे कि r बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन e की वैल्यू पर तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी बच्चों। यहां तक एक बार नोट कर लो फटाफट से, काफी इंपॉर्टेंट काम है। पॉज करो और इसे नोट करो जल्दी। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक और ग्राफ बनाना है, I वर्सेस R का ग्राफ, बड़े आराम से बनेगा बच्चों। I और R का रिलेशन ये रहा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, वो तो क्लियर दिखाई दे रहा है। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, तो सीधा सीधा ग्राफ बना सकते हो इसका तो बड़े आराम से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ये I ये R। वैसे भी आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होता है आप लोगों का? कम होता है। तो ये ग्राफ इसका बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों का। 2015 के हैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, पहले 15 के थे अब 16 का क्वेश्चन आ गया। सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं आपके, प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूं, धीरे धीरे सारे खत्म कर दूंगा आपकी सारी 6 इयर्स, सब बढ़िया से खत्म हो जाएगा विद सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज किए थे। तो ये 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये है, प्लॉट है, एक प्लॉट बनाता हूं मैं आप लोगों के सामने, फिर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया कि किस तरीके से, नहीं आया तो आ जाएगा। अभी बताता हूं क्या क्वेश्चन। प्लॉट कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है? ये कुछ प्लॉट दे रखा है, उसने कहा है ये आपका एक प्लॉट है और जो ये प्लॉट है ना, द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स। ये 3 आइडेंटिकल सेल के लिए बना हुआ है बच्चों, याद रखना। ओके फाइन। वर्सेस करंट, करंट तो दिख रहा है, और तीनों आइडेंटिकल सेल्स किस में कनेक्टेड है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स, देखो उसके अंदर, इन सीरीज, किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, ठीक है? समझ आता है इतना हमारे को। क्या निकालने को कह रहे हैं? व्हाट इज द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ये गड़बड़ मत करना आपकी, एक सीधा निकाल दो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको कर्व दे दे, ये पॉइंट 2 का है और ये पॉइंट आपका 4 का मान लिया मैंने। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है और आपसे पूछेगा EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस, सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है बस, कुछ नहीं होगा उसके अलावा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक तो सिंपल फॉर्मूला ही है हमारा, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा दिमाग में।
क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का केस जब भी आता है, पोटेंशियल का केस आता है, ईएमएफ का केस आता है, ये फॉर्मूला सबसे मेन है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये तो करके जाना पड़ेगा, बोर्ड में जरूर मिलेगा इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ 100%। अब हमारे को बच्चों क्या चाहिए, E चाहिए। ध्यान से समझते हैं ये चीज। वो बोलता है ये जो ईएमएफ है, बेसिकली ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज कब आती है बच्चों, जब आपका करंट क्या हो, जीरो। करंट क्या होगा, जब जीरो होगा। समझ लो ये चीज। अब देखो, फॉर ई, अगर आपको ईएमएफ चाहिए, अगर आपको चाहिए ईएमएफ, आई मस्ट बी जीरो। अब इसी इक्वेशन के अंदर जीरो इंटू आर कर दूं तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, E। कब, जब आपका करंट क्या हुआ है, जीरो। जब करंट जीरो हुआ उस टाइम पे आपका पोटेंशियल कितना आ गया, 6 आ गया। और वो किसके इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल। किसके इक्वल है वो, ईएमएफ के इक्वल। ये आ गया आपका टोटल ईएमएफ। क्या आ गया आपका, ये टोटल ईएमएफ। चीज समझ आई। पहला पॉइंट यही है, जब भी आपको इस कर्व से, इस टाइप के कर्व से ईएमएफ निकालने को बोले, करंट को जीरो कर दो, क्योंकि करंट जीरो होता है ईएमएफ के केस में। ठीक है, करंट किया जीरो, देखा पोटेंशियल जितना भी है वो पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ के इक्वल ही तो होगा। ये टोटल ईएमएफ है, कितने सेल्स में डिवाइडेड है, 3 सेल्स। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो मैं कह सकता हूं ई टोटल, तो तीनों आइडेंटिकल है, मतलब ई प्लस ई प्लस ई। ये क्यों आया मैं समझा चुका हूं पिछले में, कि सेल जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे कुछ लिखते हैं। तो कितना आ गया, ये तो 6 है, 3E। हर एक सेल की वोल्टेज कितनी आ गई बच्चों, 2 वोल्ट। सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ई सेल लिख दिया मैंने। डन। नेक्स्ट क्या पूछता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके लिए भी एक चीज दिमाग में रखो बस, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे, अब आप ये पॉइंट कंसिडर कर लो। ये पॉइंट पे क्या जीरो होगा, V जीरो होगा। इस पॉइंट पे क्या जीरो होगा, V जीरो होगा। तो हम क्या करें, फॉर I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। जब आप I मैक्स भी लिख सकते हो, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, V कितना है आपका, जीरो। तो आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन के अंदर खेल जाओ दोबारा से। V की वैल्यू जीरो, E माइनस आई आर। E इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, आई आर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद E की वैल्यू कितनी आई हुई है, टोटल ही लोगे ना, 6 अपॉन में करंट कितना आया हुआ है, 1। आर की वैल्यू आ गई। समझ लो ये चीज, किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। आई तो 1 है, ये आपका 6 आया हुआ है। एक सेल का नहीं लेना, पूरे सर्किट का कंसीडर कर रहे हो ना। तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 6। अगेन बच्चों ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बच्चे गड़बड़ करेंगे, यही छोड़ देंगे, नहीं, मैंने यहां पे भी नहीं छोड़ा था। ये ई टोटल है, ये आर टोटल है। किस में कनेक्टेड है, अगेन अगर सेल्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस होंगे वो भी किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में ही होंगे। ऐसा कुछ सर्किट नहीं बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे नहीं। ये भी तो तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो कर दो खत्म। आर टी कितना लिखूं, इज इक्वल्स टू आर प्लस आर प्लस आर। तो कितना आ गया, 6 इज इक्वल्स टू 3R। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। अच्छे से पढ़ते रहो। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी हो तो आप लोग श्रद्धा के अनुसार देख सकते हैं, वरना अपने टीचर्स को बोले यार टेस्ट वगैरह लो, हमारे कंसेप्ट करते जाओगे, पिछला बोलते जाओगे कि टेस्ट नहीं दोगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपकी नेक्स्ट शीट पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके फाइन, क्वेश्चन है आपके सामने ही है, एक सर्किट दिख रहा होगा। वो कहते हैं 10 वोल्ट का सेल है। चलो सर्किट ड्रॉ करते हैं, बाकी अपने आप ही समझ आ जाएगा। टफ क्वेश्चन नहीं है, एंड ये क्वेश्चन है आपका 2018 का। ठीक है, 2018। टेन वोल्ट यहां दे रखा है, 200 वोल्ट यहां दे रखा है, ये 38 ओम। ठीक है, डन। अब वो कहता है 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का नेग्लिजिबल है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 200 वोल्ट, ईएमएफ 200 वोल्ट। दिख ही रहा सर्किट से, समझ आ रहा है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 38। ठीक है, समझ आ गया। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर कितना करंट होगा, बस इतना बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एक चीज देखो बहुत ध्यान से, अगर कुछ करंट यहां से निकल रहा है
लेट इट बी आई, कुछ यहां से भी निकलेगा, लेट इट बी I1। लेकिन ये तो एक दूसरे के अपोजिट में आ गए ना, क्या आगे एक दूसरे के अपोजिट में। एक चीज याद रखना, बैटरी के टर्मिनल्स जब अपोजिट में कनेक्टेड हो तो आपको नेट ईएमएफ निकालना पड़ेगा सर्किट का। अब वो कैसे निकलेगा, नेट ईएमएफ क्या होगा, जो ज्यादा वाला ईएमएफ है उसमें से कम वाला माइनस कर दो, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो। रीजन क्या है, ये ज्यादा करंट देगा, ये ज्यादा करंट देगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा करंट देगा। तो सर्किट के अंदर करंट कौन से सेल की वजह से घूमेगा, इस सेल की वजह से घूमेगा, डोमिनेट यही करेगा। तो हमें फाइनल वोल्टेज भी कौन सी डायरेक्शन में कंसीडर करनी पड़ेगी, जो ये डायरेक्शन देगा। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से जाएगा ना, तो इसके डायरेक्शन में देखना होगा। तो नेट ईएमएफ ई नेट इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा, 200 माइनस 10 कितना आ गया, ई नेट इज इक्वल्स टू 190 वोल्ट। अब इस सर्किट के अंदर जो टोटल ईएमएफ है या टोटल पोटेंशियल है इस सर्किट का, ये भी कह सकते हो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सर्किट इज 190। करंट कैसे निकलता है, I इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो ई नेट अपॉन आर, आर कितना है आपका, ये आर गिवन है 3080 है। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रखा है, एक्सटर्नल बोल रखा है, फर्क नहीं पड़ता, अपने पास तो एक ही रेजिस्टेंस है। तो कितना आंसर आ गया, 38। 190/38 इज 5 एम्पियर, डायरेक्ट कैंसिल होता है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। आपने देखा बैटरी के टर्मिनल उल्टे लगे हुए हैं, अगर बाय चांस ये सीधे लगे होते, ये इधर लगा होता, तो आप क्या करते, ऐड कर देते, सिंपल। ठीक है, क्योंकि फिर ये और ये सीरीज में आ जाते, क्योंकि करंट का पाथ यही है, और सीरीज में जब सेल्स आते हैं तो सीधे सीधे ऐड होते हैं, ये भी पता है। तो याद रखना, ओपोजिट हो तो माइनस, सेम डायरेक्शन। अगर सपोज करो ये वाला प्लस कर दूं मैं, ऐसा कुछ, अगर मैं इससे प्लस कर दूं ऐसे, तो इससे भी करंट इस डायरेक्शन में निकलेगा, इससे करंट भी इस डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंसेप्ट जाता है। लो भैया, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। बेसिकली वो कह रहा है दो सेल्स हैं, दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, दोनों के अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ये चीज यार मैं पहले ही करवा चुका हूँ कि दो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे निकालना होगा। तो ये डेरिवेशन लास्ट में ही हो चुकी है, तो आप लोग अच्छे से इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, वो कहता है अगर आपके दो सेल्स हैं, इन केस द सेल्स आर आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें मेंशन नहीं कर रखा बट सीरीज में कनेक्टेड मानना है आपको इसे, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस उनके दोनों के दे रखे हैं 2 ओम। ठीक है, दोनों 5 वोल्ट के सेल्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 2 ओम। कैलकुलेट करनी है आपको वोल्टेज अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 10। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ये भी 5, ये भी 5, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के दे रखे हैं 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है जो कि कितना है आपका 10 ओम। आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है V। क्या करोगे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है वैसे, क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो R इज इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन V इंटू R, ये लगा सकते हो। R यहां क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, E क्या होगा, टोटल EMF, R तो गिवन ही है, V निकालना है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4, सीरीज में है, ये कितना हो जाएगा 5 + 5, टोटल EMF, दोनों सीरीज में ही है सेल्स, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 10 माइनस V अपॉन V इंटू 10। बस अब आपको ये सॉल्व करना होगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं फटाफट से। 4V इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10V, 14V इज इक्वल्स टू 100, V इज इक्वल्स टू 100 बाय 14, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हो 7.15। ठीक है, 7.15 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्या टफ था, ऑफ कोर्स नॉट, टफ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला काम आता है काफी। सारा का सारा वही है, मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ऐसा जाता है
जिसके फॉर्मूले याद नहीं रहते या तो कंसेप्ट याद नहीं रहते। बट अगर आपने पिछला लेक्चर देखा और ये लेक्चर देखा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका बोर्ड का क्वेश्चन रुकेगा नहीं, अगर आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं। और इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कि याद नहीं होगा, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। मैं तो सिर्फ 2 लेक्चर की बात कर रहा हूँ, इन्हीं में से फंस जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, पूरे चांसेस रहते हैं। कंसेप्ट तो जरूर फंसेगा, कंसेप्ट कहाँ जाएंगे, कंसेप्ट तो वही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है ये रहा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ईजी है। A variable resistor capital R is connected across a cell of EMF E and internal resistance R small r. Draw the circuit diagram. Circuit diagram तो बड़े आराम से बन जाएगा इसका। एक वेरिएबल रेजिस्टर R है बच्चों, वेरिएबल का साइन लगाना मत भूल जाना, ये वेरिएबल का साइन है। एक आपका क्या लगा रखा है, सेल, सेल लगा देते हैं। सेल के साथ है आपका एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कुछ आपका डायग्राम बन गया। दिस इज आवर सर्किट डायग्राम, फाइन। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, डन। वो कहता है प्लॉट द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एज अ फंक्शन ऑफ आर। किसका ग्राफ पूछ रहा है, वी और आर का। वी और आर का ग्राफ पहले नहीं बना चुके, आते ही नहीं बनाया था, वही ग्राफ बनाना है आप लोगों को। कौन सा, ये वाला ग्राफ बना देना बस, ठीक है। ये ई दिखा दो 0, सॉरी यहाँ पे आर, और ये क्या आ जाएगा आपका V। ये तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए क्वेश्चन, बस यही था आपका क्वेश्चन। और ये सीबीएसई के जो सैंपल पेपर है जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था 1920 वाले सेशन के लिए, उसका क्वेश्चन है ये। सॉरी 2021 का, सॉरी इस साल का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है बच्चों, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देख लो अब आपके सामने कि इंपॉर्टेंस कितनी है इन क्वेश्चंस की जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। 2020 में आके मैंने बोला था ना कि यार ये क्वेश्चन आ जाता है, आपके सामने है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, बड़े आगे। ये भी सीबीएसई 2020 का ही सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर जो रिलीज किया, और ये बड़ा सही क्वेश्चन दे रखा उन्होंने। अगर आप ये करके अभी चले जाओगे तो आप पेपर में कर लोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हिलेगा, और करोगे तो गलत करोगे। क्या कहता है ये क्वेश्चन, वो कह रहे स्टोरेज बैटरी है ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय डीसी सप्लाई, ठीक है, of 120 volt using a resistor of 15.5 ohm। अब चार्जिंग का कंसेप्ट आ गया बच्चों, ये नहीं समझा होगा अभी आप लोगों ने, अब समझाऊंगा चार्जिंग का कंसेप्ट क्या होता है। वो कहता है एक 8 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, उसे चार्ज कर रहे हैं। अब चार्ज कैसे होता है वो समझाता हूं। उसे चार्ज कर रहे हैं किसी बैटरी से, प्लस या माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे क्यों आए वो भी समझाऊंगा। कितना है 120 वोल्ट, और यहां पे है 15.5 ओम। कितना है 15.5 ओम। अब ये जितना क्वेश्चन टफ लगता है उतना टफ है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बोला, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, साथ ही साथ ही बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। अब बच्चों चार्जिंग का केस क्या होता है, देखो जब भी आपका सेल ऐसे कनेक्टेड होता है, ध्यान से समझना, ऐसे कुछ है तो आपको पता है करंट ऐसे जाएगा, ये केस होता है आपका डिस्चार्जिंग। इस टाइम पे आपका जो ये है, ये चार्ज नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, करंट भेज रहा है, चार्ज को भेज रहा है। लेकिन चार्जिंग के टाइम पे बच्चों ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। यही डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी कि करंट लेगा। चार्जिंग का मतलब क्या है, चार्जेस लेगा। सेम केस, हम किसको चार्ज कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं, तो अंदर करंट जाना चाहिए। अब वही चीज आ जाती है आपके सामने, आ जाती है क्या, ये और ये दोनों में से करंट किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, तो इसका करंट डोमिनेट करेगा और यहां अंदर चला जाएगा। और ये भी तो यही चाहता है कि इसके अंदर करंट जाए, क्योंकि ये क्या होना चाहता है, चार्ज होना चाहता है, तो इसके अंदर करंट जाना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है चार्जिंग के केस में ये पोटेंशियल सेम से ऐसे कनेक्ट करने पड़ते हैं। आई थिंक अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसके अंदर करंट जाना चाहिए, दैट इज चार्जिंग। डिस्चार्जिंग होता है ये जब करंट हम बाहर निकालते हैं किसी सेल से, ठीक है बच्चों। ये भी हो गया। अब वो कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। बैटरी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। इसके अक्रॉस क्या निकालना होगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम पहले करंट क्यों ना निकाल लें। क्या निकालना है, करंट। अब देखो
जब इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। करंट निकालने के लिए हमारे को पहले तो इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, पूरे सर्किट का करंट कैसे आता है, करंट का टोटल पोटेंशियल अपॉन करंट का टोटल रेजिस्टेंस, यही फंडा रहता है। इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ये इधर क्या 120, लेकिन ये तो अपोजिट डायरेक्शन में आया है। ये कंसेप्ट मैंने एक दो क्वेश्चन पहले भी या स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर ये 120 है, ये वाला उसके अपोजिट में कनेक्टेड है, राइट। तो जो आपका ओवरऑल मैं लिखता हूं टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बच्चों टोटल पोटेंशियल कितना है सर्किट का, ये 120 इधर गया लेकिन ये उल्टा आ गया, राइट। तो कितना आना चाहिए 120 माइनस 8, क्या आएगा 120 माइनस 8। अब कुछ सोचो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बच्चों ये दोनों तो सीरीज में नहीं कनेक्ट हो गए एक तरीके से आप कह सकते हो ये एक दूसरे के साथ बैक टू बैक कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन हमें तो ये नहीं करना, हमारे लिए ये सर्किट है। तो हमारे को इस केस में क्या रखना होगा, जो आपका ज्यादा वाला है उसमें से इसको करा माइनस, ये आ गया आपका टोटल पोटेंशियल, क्योंकि बैटरीज जो है आपकी अपोजिट में कनेक्टेड है। देख रहे हो, अपोजिट में कनेक्ट बोलते हैं इसे, कि उसका करंट इधर जाएगा उसका इधर जाएगा, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 15.5, और ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो सर्किट का पार्ट है। तो क्या लिखोगे 15.5 प्लस 0.5 कितना आ गया 112 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया आपके सर्किट का टोटल करंट, दैट इज 7 एम्पियर। कितना करंट आ गया 7 एम्पियर। अब जब सर्किट का करंट आ गया मतलब ये 7 एम्पियर यहां पे भी जाएगा, ये 7 एम्पियर इसके क्रॉस भी तो जाएगा, तो इसके क्रॉस हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं अभी। तो क्या करें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। अब आप सोचोगे इंटरनल रेजिस्टेंस, हम ये क्यों कर रहे हैं समझाता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, वो क्या होगा, आई कितना है बच्चों, आई इंटू स्मॉल आर लिख दूं, आई कितना है 7, स्मॉल आर कितना है 0.5, कितना आ गया इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, वी डैश से डिनोट कर रहा हूं मैं 3.5 वोल्ट। कितना आ गया 3.5 वोल्ट। ये क्यों किया, बिकॉज वी नो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी, बैटरी के अक्रॉस, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, हमेशा ये फॉर्मूला रहता है। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला जब लगता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, जब आपका सेल से करंट निकल रहा होता है। क्या इस केस में सेल से करंट निकल रहा है, नहीं, सेल तो करंट ले रहा है, समझ रहे हो। ये केस है चार्जिंग का केस है, तो यहाँ पे E प्लस आई आर हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है करंट की, समझ रहे हो ये चीज, डायरेक्शन यहाँ पे करंट की अपोजिट है। माइनस आता है करंट बाहर जा रहा होता है, लेकिन इस केस में तो करंट अंदर आ रहा है इस बैटरी के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा E प्लस आई आर। समझ गए बच्चों, ये चीज याद रखना, चार्जिंग के कंसेप्ट में ये साइन उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि करंट गेन कर रहा है वो। तो क्या बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी है 8, वहां से कितनी आई 3.5, V इज इक्वल्स टू 11.5 वोल्ट्स, खत्म। समझ गए, चार्जिंग का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कनेक्ट होने पे चार्जिंग होती है और कौन कौन से फैक्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं, ये चीज समझ आई। ठीक है बच्चों, कि माइनस साइन आता है जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, वो तो हमने पूरी डेरिवेशन कर रखी है पिछले लेक्चर के अंदर ही, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, तो ये था आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है। और उसके अंदर एक और चीज पूछिए, सॉरी बताना भूल गया मैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। क्या पर्पस है इसका, बहुत सिंपल पर्पस है, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट। लिख सकते हो आप लोग थर्ड पार्ट को, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट। ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या निकाला था, सॉरी फर्स्ट पार्ट भी यही, फर्स्ट में तो सर्किट ही ड्रॉ किया हमने, ये आपका फर्स्ट पार्ट, यहां से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था, और जो ये यहां से करते करते यहां पे मैंने खत्म किया है। ठीक है, आप लोग आराम से नोट कर सकते हो, ये यहां से फिर यहां
फिर यहाँ नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस देखूंगा मैं ध्यान से। अब वो कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। सीरीज रेजिस्टेंस क्यों लगाया, क्या होता है रेजिस्टेंस का काम, करंट को रोकना। हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट। अब लिमिट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों अगर करंट ज्यादा आ गया तो वो सर्किट के लिए डेंजरस नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। सो इसके आगे एक चीज और लिख सकते हो, इन एब्सेंस ऑफ कैपिटल आर, इन एब्सेंस ऑफ कैपिटल आर अ डेंजरसली हाई करंट, a dangerously high current might flow in the circuit, might flow in the circuit, might flow in the circuit। ठीक है बच्चों, अगर ये नहीं लगाओगे तो करंट ज्यादा आ सकता, करंट ज्यादा आ सकता तो गड़बड़ तो होगी ही होगी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन था। आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं, चलो। अब क्वेश्चन ये है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। हो चुका है, बार बार आ रहा है बच्चों क्वेश्चन। प्लॉट ग्राफ बिटवीन करंट एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल डिफरेंस लिख रखा है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां पे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का ग्राफ ने ड्रॉ किया, उससे पिछला तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। अब ये कैसे होगा ड्रॉ, वो गया था ग्राफ बनाओ, लेकिन बच्चों ग्राफ ना सिंपल करंट और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का बोल रहा है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक राइट साइड में सर्किट भी दिख रहा होगा। अब इस सर्किट के लिए, इस टाइप के सर्किट के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूं, इक्वेशन इज दिस, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। वो कहता है V और I का ग्राफ बनाओ, जो कि बहुत ईजी है, हम लोग स्टडी भी कर चुके हैं बच्चों इस ग्राफ को। अगर आप लोगों ने देखा हो, क्वेश्चन क्या था ना, यहाँ पे 1 एम्पियर था और यहाँ पे 6 वोल्ट था, ग्राफ कैसे था, ये था। क्यों है ऐसा, क्यों है, बहुत सिंपल है यार। एक बात बताओ, ये इक्वेशन है, अगर करंट बढ़ेगा तो V अपने आप कम नहीं हो जाएगा। कुछ सोचो, करंट, ये जो वोल्टेज है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। I जितना बढ़ता जाएगा ये फैक्टर उतना बढ़ता जाएगा, मतलब E में से उतना ही बड़ी चीज माइनस हो रही है, समझ रहे हो ये चीज, E में से उतनी बड़ी चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो वो V को कम नहीं करती जाएगी। क्लियर, V को क्या करेगी, कम। एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, बच्चों को कई बार समझ नहीं आता। सपोज करो E आपका 10 है, R आपका 1 है। अगर एक केस में मैं I ले लेता हूं 1, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, बड़े आराम से समझोगे ये चीज। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। V की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब मैं कहता हूं मैंने करंट बढ़ा दिया, मैंने करंट कर दिया 4। करंट जब 4 करोगे बच्चों इसी इक्वेशन के अंदर, V इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इंटू 1 ही है, पोटेंशियल कितना रह गया, 6 रह गया। करंट बढ़ाया, वो 9 से 6 पे आ गया। वोल्ट वोल्ट लिखते रहना, कोई बात नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं अभी। तो देख रहे हो, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वो वैसे वैसे नीचे आता जाएगा। सिंपल है, कंसेप्ट समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो एग्जांपल से इसी वजह से समझाया। व्हाट डज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इंडिकेट्स, इंडिकेट क्या करता है ये, वैसे तो देखो इस ग्राफ से हमें यह पता लगता है कि करंट कम होने, करंट बढ़ने से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली ये इंडिकेट करता है अगर I इंक्रीज हो रहा है, V क्या हो रहा है, डिक्रीज। और अगर कोई पूछे कि आप VI ग्राफ से कौन सा वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हो, कि कौन सी टर्म आती है VI ग्राफ से, तो आप क्या बता सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज ओम्स लॉ में भी करी होगी, ऐसा कुछ कि यहाँ आपका V है, यहाँ आपका I है, एक्चुअली VI ऐसे रहता है IV, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, R डिनोट करती है। R क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ में थी बच्चों, ओम्स लॉ में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये बेसिकली चीज है। तो कोई पूछे VI ग्राफ से आपको क्या मिल सकता है, रेजिस्टेंस मिल सकता है। इस केस में वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। गया दिमाग में कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, अच्छे से दिमाग आप लोगों का खोल रहे होंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में ही, कि दो टर्मिनल के बीच में जो भी कोई पोटेंशियल आता है उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सब क्लियर कर रखा है, इससे पिछले लेक्चर में आराम से देख लेना। अब बच्चों क्वेश्चन आता है आपके सामने, बढ़िया।
मतलब बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखने में टफ लगता है, अगर करके नहीं जाओगे तो शायद क्रैक ना कर पाओ। मैं सीधा सीधा ही बोल रहा हूँ, इतना इजी नहीं होगा, जब कर लोगे तो इजी लगेगा। वो कहता है 2 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट ईच जॉइंट इन पैरेलल। ठीक है, वो कहता है 2 सेल्स हैं आपके 1.5 वोल्ट के, ये 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, एंड both of them are connected in parallel। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। और वो कहता है is joined in parallel supply energy to an external circuit consisting of 2 resistances of 7 ohm each joined in parallel। वो कहता है ये दोनों मिलके एक और सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां पे 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसे कितनी कितनी वैल्यू के, 7 ओम 7 ओम। ठीक है, इतना हमें भी समझ आता है, इतना तो बन गया। अब वो कहता है अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच सेल टू बी 1.5 वोल्ट। वो कह रहा है वोल्ट मीटर लगाए जरूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए उसने कहा ही नहीं। इतना बनाओगे तो बहुत है, वैसे बना लेना, इतना बना लेना, मोर देन इनफ। बाकी अगर वोल्ट मीटर लगाना है इनके पैरेलल में ठोक देना, लगा दो, दोनों के लिए वो मेजर कर देगा। यहां लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। ठीक है, अब क्या कहता है वो कि यार जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना दोनों सेल्स का, ऑब्वियसली EMF से कम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.4 वोल्ट। कह रहे कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। बच्चों ईच सेल, चलो ये भी बनाते हैं क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले तो आप देखो आपके पास है क्या क्या। एक चीज देखो, E है आपके पास 1.5 वोल्ट, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में तो पोटेंशियल वैसे भी सेम रहता है, तो इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब आपके पास R है, आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए। पहले तो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। निकाल देते हैं यहां से। VB गिवन है, V कितना है 1.4 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, EMF is denoted by 1 E which is 1.5 volt। as we know these cells are connected in parallel, so potential must remain same। ठीक है, now we have to calculate external resistor R। external resistance R, as we know these two resistances are connected in parallel, therefore we can use this formula 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, 1 upon 7 plus 1 upon 7 on simplifying। Okay, let's take LCM 1 plus 1 on simplifying and cross multiplying these terms we get Rp is equals to 7 by 2, that is 3.5 ohm। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल। क्या रह गया क्वेश्चन के अंदर, खत्म ही हो गया। फॉर्मूला क्या है, R is equals to E minus V upon V into R। ये फॉर्मूला है। ये मैंने कहा था ना बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। उस टाइम भी बोल दिया था मैंने जब कराया था। बार बार आ रही है ना ये चीज। अब कुछ सोचो, मैं इतने टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इससे बाहर आने के चांस रहते ही कितने हैं, बहुत कम। जो भी होंगे आप 2-4 सैंपल पेपर, 4-5 सैंपल पेपर उड़ाना, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो फिजिक्स में कुछ नहीं है, करने और कराने वाला चाहिए। कराने वाला मिल रहा है, करने वाले आप बनो। तो R की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1.4 अपॉन 1.4 इंटू कितना है 3.5। अब एक चीज बच्चों याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का आएगा। इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इनके कुछ नहीं बता रखा। ये भी आर है और ये भी आर ही है। गेम यहाँ पे अभी खत्म नहीं होने वाली है, रुक जाओ। 0.1 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 3.5 यही बनेगा। यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, थोड़ा बहुत सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.25 ओम। बहुत आराम से आ जाएगी। 35/14 वगैरह ऐसे करके जब भी आप ये चीज करोगे तो मतलब इसकी वैल्यू बड़े आराम से आएगी जब आप इसके टेंस टूल्स को एडजस्ट करोगे। मीन्स हो जाएगा, ये कर लोगे। मतलब ये है 3.5 डिवाइडेड बाय 14 आएगा ये, तो उसे थोड़ा बहुत सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। बट ये तो नेट है, हमें तो ईच चाहिए। दोनों सेल के रेजिस्टेंस, एक एक रेजिस्टेंस चाहिए हमारे को। ये तो टोटल कॉम्बिनेशन आ गया ना। सिर्फ अब क्या करना है आप लोगों को, ये देखना है दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल।
हमें इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो पता है, हमें क्या निकालना है, ईच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। तो क्या करोगे, 1/r इज इक्वल्स टू, क्योंकि पैरेलल का है, 1/, उन्हें मैं r डैश नाम दे देता हूं, प्लस 1/r डैश, सिंपल हो जाएगा। 1/0.25 r डैश लिया, 1 + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, r डैश इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 1 + 1 कितना होता है 2, r डैश कितना आ गया 0.5। सो बच्चों दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। कर लो नोट पूरा, साइड हो जाता हूं पॉज करके नोट कर लो बच्चों। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कैसे क्रैक कर पाते हो इसे। ठीक है, क्वेश्चन इज a 9-volt battery is connected in series with a resistor। एक 9 वोल्ट की बैटरी को, बैटरी बोला बच्चों ऐसे दिखा देना, कनेक्ट किया सीरीज में एक रेजिस्टर के साथ, कर दिया। चलो रेजिस्टर का देख लेंगे अभी क्या है। टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट, करंट थ्रू द सर्किट इज मेजर्ड एज 5 एम्पेयर। ओके, ये R है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको इस सेल का निकालना होगा। फाइन, निकालते हैं, चलो ये भी निकालते हैं। 5 एम्पेयर करंट है, 5 एम्पेयर आप लोगों का करंट है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालना है। बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर। टर्मिनल वोल्टेज आपको दे रखी है जो कि V है। पहले लिख लेते हैं क्या ले रखा है। E गिवन है 9 वोल्ट, V गिवन है 8 वोल्ट, I गिवन है कितना 5 एम्पेयर। उसने सिर्फ पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो इस सर्किट का। क्या बता दो, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही इजी फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू E माइनस V बाय I। उस I को ही तो V बाय R लिखा था हमने। जिसने पिछला लेक्चर अटेंड कर रखा उसे अच्छे से छप गई होगी ये चीज। लिख सकते हैं V बाय R को I, खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन। क्या बचा इस क्वेश्चन के अंदर, वही फॉर्मूला याद है तो यही फॉर्मूला याद है तो यार कुछ भी नहीं रह जाता इस कंसेप्ट के क्वेश्चन के अंदर। तो E की वैल्यू कितनी है 9, इसकी कितनी है 8, ये कितना है 5, कितना आ गया 1/5। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.2। क्वेश्चन खत्म। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में, फॉर्मूला ना पता होता तो देर लगती। फिर तो भाई तू बता दे, बहन तू बता दे, ये होता बहन तो नहीं कहते, खैर तुम लोग पता मुझे। आगे बात करते हैं, चलो कोई नहीं कहता, लड़कियों को पसंद भी नहीं होता, कहना भी मत। क्वेश्चन नंबर आपका आता है, लास्ट बनता है, एक आधा मैं फिर भी एक बार सारी शीट चेक कर लूंगा बीच बीच में गप्पे मारते हुए। एक सेल है जिसका ईएमएफ दे रखा है, ई इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आर कनेक्टेड अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टर कैपिटल आर। वो एक ग्राफ कह रहा है वी और आई का बनाओ, बना चुके हैं। यूजिंग द ग्राफ हाउ विल यू फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, पहले तो वो कहता है कि आपका ग्राफ बनाओ। ये हम बना चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं जिसके अंदर आपका E गिवन होता है, V गिवन होता है, R की बात कर रखी होती है, इसकी बात कर रखी होती है। इसके लिए हमें ये पता है, ठीक है, हमें ये रिलेशन सबसे पहले तो ये पता है। और अगर आप दूसरा रिलेशन चाहते हो वो ये है E/R प्लस R। हमने ग्राफ भी बना लिया। V और I का ग्राफ बोल रहा है, वो ध्यान से याद रखना ये चीज। V और I का ग्राफ जो कि ऐसे कुछ था, वो कहता है आप इस ग्राफ से ईएमएफ कैसे निकालोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, सिखाया था मैंने, आते ही पहला दूसरा क्वेश्चन करा था शायद। ईएमएफ कैसे निकालोगे, फर्स्ट ईएमएफ निकालने के लिए क्या करोगे, करंट को 0। तो क्या करोगे, टू कैलकुलेट ईएमएफ करवाया था बच्चों मैंने आते ही। मैंने कहा था 2 ट्रिक याद रखनी है, वो 2 ट्रिक यहाँ सीधी सीधी यूज हो रही है। टू कैलकुलेट ईएमएफ, आई को क्या कर दो 0। वहीं टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ स्मॉल आर, आपको क्या करना होगा, V को 0 रख देना होगा, खत्म। इतने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि जब I 0 रखोगे तो आपका E इक्वल्स टू सीधा V बनता है। वहीं जब आप V 0 रखते हो, ये V 0 रखते हो तो E इक्वल्स टू IR बन जाएगा, क्योंकि ये IR उधर चला जाएगा ना। ये पहले ही कर चुके हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन थे। फिर भी मैं एक बार फटाफट से शीट्स देख लेता हूँ, कहीं कुछ
रहल हुआ तो नहीं गया। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि आपके आ सकते हैं या आए हुए हैं, सारे के सारे जो भी आ सकते हैं आए हुए ये क्वेश्चन थे। पॉज करने की जरूरत होगी नहीं इस बार, क्योंकि मैंने साइड होके आप लोगों को स्पेस दे दिया था देखने के लिए, बोर्ड आपके सामने क्लियर था। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर अब मैं किरचॉफ्स लॉ पे जाने वाला हूँ, एनर्जी और पावर के कंसेप्ट पे जाने वाला हूँ। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहे, इसी तरीके से फॉलो करते रहो। इसके बाद हिम्मत अगर बचती है, जो कि बचनी चाहिए, 3 टाइप के बच्चे होते हैं देखो, एक जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, रिवीजन सीरीज कर लो ढंग से पास हो जाओगे। एक जो अच्छे से पास होना चाहते हैं, रिवीजन सीरीज कर लो 2 बार देखनी पड़ेंगी वीडियोस, तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। वहीं जो और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं 90+ वाले बच्चों, रिवीजन सीरीज के क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, जो आपको दिखता कर रखा है आगे बढ़ जाओ। या फिर आप देख सकते हो मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ या आपने किस तरीके से कर रखा है, उन्हें कंपेयर करके देख लो कौन सा बेटर आप लोगों को लगता है। प्लस सैंपल पेपर जरूर करने होंगे आप लोगों को। पैटर्न चेंज हो चुका है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेस्ट देने इज मस्ट, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, वो भी क्लॉक लगा के। वो चीजें मैं आप लोगों को बाद में भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से टेस्ट वगैरह होते हैं। बाकी अपने टीचर्स को बोलो कि टेस्ट वगैरह लो, मेरे साथ ज्वाइन करना, मेरे साथ टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है? तब तक पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना भी अपने पेरेंट्स का भी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।